हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे रे ऑप्टिक्स के, अब इसके सॉल्यूशंस आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है जिस मीडियम से ये बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। इसको एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। द लेंस विल एक्ट एज अ ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट व्हेन। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट की तरह कब एक्ट करेगा, मतलब अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो तो वो ट्रेवल पैरेलल ही पास करती जाए, ना वो कन्वर्ज हो ना वो डाइवर्ज हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो उसके लिए कंडीशन है बेटा μ1 इज इक्वल टू μ2, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं बदला तो बेंडिंग होगी नहीं, जब बेंडिंग नहीं होगी तो ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज होगी। हाँ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अगर इन केस μ1 बड़ा होता μ2 छोटा होता तो लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह अपीयर करता, और अगर μ1 छोटा है मतलब लेंस रेयर मीडियम से बना लिक्विड डेंसर है तो ये कन्वर्जिंग ना होकर डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो इसके लिए आंसर है पार्ट ए। सेकंड बेटा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो ये हमने स्टार्टिंग में बार बार डिस्कस किया, एक ही चीज, और क्लास 11th में भी आपसे डिस्कस करता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी जो कभी नहीं बदलती, जब तक कि वेव डाई आउट ना हो जाए उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। बाकी वेवलेंथ हो, स्पीड हो या एम्पलीट्यूड, ये तीनों बदलते हैं। ये तीनों बदलते हैं। अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे तीनों कम हो जाएंगे, अगर डेंसर से रेयर में आएंगे तीनों बढ़ जाएंगे। क्या नहीं बदलेगा? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर एट अ डेप्थ 12 मीटर इनसाइड वाटर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3 सीज द स्काई इन अ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। तो बेटा ये सेमी वर्टिकल एंगल, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बार बार ये चीज डिस्कस की थी। मछली पानी के अंदर से बाहर की दुनिया को देखती है, उसके सर्कुलर अपर्चर, एक सर्कुलर विंडो दिखती है सरफेस के ऊपर जहां से वो बाहर की दुनिया को देख पा रही है। वैसे ही अगर कोई डाइवर भी अंडर वाटर है तो वो भी यहां से बाहर की दुनिया इसी सर्कुलर अपर्चर से देख पाएगा। अब आपसे पूछा हुआ सेमी वर्टिकल एंगल, एक्चुअली क्या है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको दी थी, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से चलने वाली रेस जो नॉर्मली इंसिडेंट होगी वो तो सीधा बाहर चली जाएगी इस लिक्विड से, और यहाँ पर जो भी रे इंसिडेंट होगी वो पैरेलल टू इंटरफेस ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके आगे वाले जितनी भी रेज हैं उन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 से बड़ा होगा। यहाँ पे एंगल आई इज ग्रेटर देन, सॉरी 90 से बड़ा नहीं, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। दीज रेज विल सफर TIR। सिर्फ यहाँ तक की रेज इस रीजन के अंदर, तो यहाँ से जो रेज बाहर जा रही हैं वो यहाँ पे एंगल कितना बना रही होंगी नॉर्मल के साथ, क्रिटिकल एंगल। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल जो नीचे ये जो कोन बन रहा है, इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अब हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, तो sin c हो गया 1/μ। या हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो म्यू की वैल्यू है 4/3, तो 1/μ होगा 3/4, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, साइन इनवर्स 3/4। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो बेटा टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों लार्ज होते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस। तो इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है, इट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। If the focal length of objective lens is increased, then magnifying power of microscope will increase, but that of telescope decrease. तो बेटा सबसे पहले ये जिस तरह के ऑप्शंस हैं, आप दोनों की मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले सामने लिख लीजिए। हाँ जी बेटा, तो ये आपके सामने मैंने मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले लिख दिए हैं माइक्रोस्कोप के और टेलीस्कोप के। ये ऊपर वाला फॉर्मूला दोनों ही केसेस में, जो ऊपर वाला फॉर्मूला वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नीचे वाला फॉर्मूला नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए। एनीवे देखिए, माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में f0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मतलब f0 फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाएंगे तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कम हो जानी चाहिए। लेकिन टेलीस्कोप के केस में न्यूमिनेटर में आ रहा है, सो टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी और माइक्रोस्कोप के केस में कम हो जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप इट विल डिक्रीज बट इन केस ऑफ अ टेलीस्कोप इट विल इंक्रीज, राइट।
Next beta, question number 6. A microscope is focused on a mark on a piece of paper and then a slab of glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark in focus again? तो बेटा यहाँ पे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। आपको याद होगा हमने फॉर्मूला लिखा था म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। ये हो गया रियल डेप्थ और डिनोमिनेटर में है डी डैश इज एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ डी डैश आ जाता है डी अपॉन म्यू। फिर हमने शिफ्ट भी पढ़ा था कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगी इमेज। तो शिफ्ट जिसको कि हम एक्स से डिनोट करते हैं दैट इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ डी माइनस डी डैश, और डी डैश को हम डी अपॉन म्यू कह सकते हैं। सो इट इज डी टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और अगर कोई ग्लास स्लैब आपने इंसर्ट की तो डी होगी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे बेटा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब कितनी है 3 सेंटीमीटर टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 1.5। तो बेटा ये 1.5 डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 आ गया तो 5 इंटू 2 10 5 इंटू 3 3 माइनस 2 अपॉन 3 तो यानी कि ये आ जाएगा 3 इंटू 1/3 तो दैट इज 1। सो इट विल कम आउट टू बी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की शिफ्ट आएगी। अब चूंकि ये डेंसर मीडियम है ग्लास तो एपरेंट डेप्थ कम होनी चाहिए रियल डेप्थ से, मतलब ये ऊपर राइज करेगी। सो इसका आंसर होना चाहिए बी पार्ट दैट इज 1 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। तो दिस वाज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन right angled prism. The refractive index of the material of the prism for red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. The prism will, तो इसके आगे क्या होगा? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। आपने पढ़ा था TIR में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम पोरो प्रिज्म्स को यूज करते हैं किसी रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से बेंड करने के लिए, 180 से बेंड करने के लिए या इमेज को इन्वर्ट करने के लिए। तो वैसे ही कुछ लॉजिक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले रेड कलर के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू फॉर रेड कलर दैट इज 1.47, देन म्यू फॉर ग्रीन कलर दैट इज 1.44 एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेम ग्लास फॉर ब्लू कलर इट इज 1.39। और आप जानते हैं कॉचीज रिलेशन में हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। बड़ी वेवलेंथ के लिए उसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्मॉलर होता है। तो देखो रेड वेवलेंथ के लिए, हाँ बेटा ये लिखने में गलती होगी, मैंने ऑर्डर रिवर्स लिख दिया। रेड कलर के लिए 1.39 है, 1.39 बड़ी वेवलेंथ के लिए कम है, जो उससे छोटी है उसके लिए उससे ज्यादा, जो सबसे छोटी वेवलेंथ है उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। क्वेश्चन में यही कहा फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली द प्रिज्म विल। अब इसके बाद क्या होगा? तो होगा ये कि जो ग्रीन और रेड कलर्स हैं वो TIR सफर करेंगे लेकिन ब्लू कलर यहां से बाहर एमर्ज होगा। तो ब्लू वाली वेवलेंथ यहां बाहर एमर्ज हो जाएगी, वेयर एज ग्रीन, ये जो ग्रीन वेवलेंथ है ये यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से इधर, और रेड वाली वेवलेंथ भी यहाँ से, रेड वाली रे भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें TIR होगी। अच्छा ऐसा क्यों होगा इस चीज़ को समझते हैं, इसका रीज़न। और यहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे देनी, मैं सब चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा ये पोरो प्रिज्म, ये एंगल 45 है तो फॉर श्योर ये एंगल भी 45 होगा। अब ये देखो ये रे यहाँ पे एंगल 90 बना रही है तो ये एंगल भी 45 होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो टोटल एंगल 90 है, ये तो 45 है ही है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 45 डिग्री। सिमिलरली तीनों रेज के लिए अगर मैं यहाँ इस सरफेस पे फेस AC पे 3 नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो तीनों रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री ईच। रे 1, रे 2, रे 3, या ऐसा को ब्लू रे, ग्रीन रे और रेड रे, तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। अब सवाल ये है कि इस वेवलेंथ के लिए इस ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना है। अब क्रिटिकल एंगल पे डिपेंड करेगा, अगर तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, जैसे ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, जिसका म्यू ज्यादा तो 1 अपॉन म्यू कम, 1 अपॉन म्यू कम तो उसका साइन इनवर्स कम होगा। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे हाँ तो ब्लू के लिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, एज ए रिजल्ट इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी। अब इसके केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री से कम आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हुआ। अगर तो बेटा दूसरा आप ये जानते हैं टीआईआर की कंडीशन क्या है। टीआईआर की कंडीशन एक तो रे रेयर से डेंसर से रेयर में आनी चाहिए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एक ऑप्शन तो ये है, क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/म्यू। अब तीनों रेज के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग से पुट करो और सी की वैल्यू डिटरमिन करो, जो कि थोड़ा मुश्किल तरीका है। आसान तरीका क्या है, तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। अब जरा आप ध्यान से सोचिए, क्या आपको एग्जैक्टली आपको वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल पता होनी चाहिए, या सिर्फ आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 से बड़ा है कि छोटा है। अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो पक्की बात है टीआईआर होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तो टीआईआर नहीं होगी। ठीक है, ये शायद डायग्राम में मैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन गलत बना चुका हूं, मैं इसको एक बार रब करता हूं, मैं अभी आपके सामने पूरा सॉल्व करता हूं। ये ऐसा नहीं होगा, ये मुझे थोड़ी गलती लग गई थी। चलिए, तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज पेपर में जब सॉल्व करना है। अब आप देखो, इफ C इज इक्वल टू, पहले तो देखो अगर क्रिटिकल एंगल ही 45 डिग्री है, मान लो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो म्यू क्या होता है, म्यू इज 1/sin C। तो sin C अगर 45 डिग्री है, अगर C 45 डिग्री है तो साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √2। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। हम यहाँ इफ म्यू इज इक्वल टू √2 दैट इज 1.414, देन आप ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा पेपर में, C विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, and what is that? That is 45 degree, isn't it so? Sin inverse 1/म्यू that is sin inverse, sorry ये √2 आ जाएगा, म्यू इज √2, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा sin इनवर्स 1/√2। अगर म्यू की वैल्यू √2 है तो sin इनवर्स 1/√2 हम जानते हैं कितना होता है, 45 डिग्री। अच्छा, अब आप ये देखो, इनमें से किसका म्यू 1.414 से बड़ा और किसका छोटा है, दो का ज्यादा है, ब्लू का और ग्रीन का, और रेड का कम है। तो देखिए क्या होगा, इफ म्यू इज ग्रेटर देन √2, 1.414 से बड़ा है अगर म्यू, देन C जो कि क्रिटिकल एंगल है उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा साइन इनवर्स 1/म्यू। अब म्यू की वैल्यू √2 से बड़ी है, म्यू की वैल्यू √2 से बड़ी है, तो अगर म्यू √2 से बड़ा है तो 1/म्यू 1/√2 से छोटा होगा, तो पक्की बात है C जो कि साइन इनवर्स 1/म्यू है, ये साइन इनवर्स 1/√2 से छोटा होगा। इसका मतलब यह हुआ C वुड बी लेस देन 45 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री होगी। तो दिस इज द केस ऑफ ब्लू वेवलेंथ, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, इन दोनों के केस में क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम बन रहा है, जिसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 45 डिग्री है वो क्रिटिकल से बड़ा होगा। सो बोथ ऑफ दीज टू रेज विल सफर TIR। ब्लू रे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी और ग्रीन रे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी, ये यहां आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा रही बात रेड की, चूंकि रेड के लिए म्यू की वैल्यू, इफ म्यू इज लेस देन √2 देन C which is equal to sin inverse 1/म्यू। अब ये साइन इनवर्स 1/√2 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। देखो अब हमने क्या कंडीशन ली है, म्यू इज लेस देन √2। अगर म्यू छोटा है तो 1/म्यू बड़ा होगा, 1/म्यू बड़ा होगा तो उसका साइन इनवर्स बड़ा होगा। इसका मतलब C इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 45 से बड़ा है। तो इसका मतलब रेड कलर के लिए, दिस इज द केस ऑफ रेड कलर, ये आगे आप लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के केस में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर है। सो TIR ना होके रेड कलर एमर्ज आउट होगा, रेड कलर यहां से बाहर एमर्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बेंडिंग के साथ होगा, बट रेड एमर्ज होगा और ब्लू और ग्रीन TIR सफर करेंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बेटा आंसर कर सकते हैं बड़े कंफर्टेबली। देखिए जरा इसके ऑप्शंस, it will separate the red color from green and blue color, separate the blue color, separate all the three colors,
नॉट सेपरेट द थ्री कलर्स एट ऑल, तो इट विल सेपरेट द रेड कलर। अब आपको समझ आ गया होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉज ड्यू टू वेवलेंथ, इंटेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम या नन ऑफ दीज। तो बेटा वेवलेंथ। डिस्पर्शन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। तो प्रिज्म में कॉज ऑफ डिस्पर्शन याद करो, कॉचीज रिलेशन वहीं बताया था, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग है, और डेल्टा थिन प्रिज्म फॉर्मूला कहता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी, जिसका म्यू कम होगा उसकी बेंडिंग कम होगी। हम जानते हैं लैम्डा फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वॉयलेट कलर। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेवलेंथ बड़ी है उसके लिए म्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए। सो म्यू फॉर रेड कलर इज लेस देन म्यू फॉर वॉयलेट कलर। मटेरियल सेम है बट म्यू रेड कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, वॉयलेट के लिए ज्यादा है। दिस इंप्लाइज दैट, अगर इस फॉर्मूले को देखें तो जिसके लिए म्यू कम है उसके लिए डेल्टा कम होगा। डेल्टा फॉर वॉयलेट कलर इज लेस देन डेल्टा फॉर रेड कलर, सॉरी, डेल्टा फॉर रेड कलर इज लेस देन डेल्टा फॉर वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड होगा, रेड कलर कम बेंड होगा। तो यही तो कॉज था डिस्पर्शन का। ये सब किसकी वजह से? वेवलेंथ की वजह से है कि नहीं? नेक्स्ट बेटा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस में भी हमने डिस्कस किया था। इट इज ड्यू टू TIR, नो डाउट हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बट अल्टीमेटली फिनोमिना हो क्या रहा है? TIR। नेक्स्ट बेटा जी, अ पैसेंजर इन एन एरोप्लेन शेल A part never see a rainbow, may see a primary and a secondary rainbow as concentric circles. Yes, B part is the correct option. देखिए जब हम लोग रेनबो देखते हैं तो आपके पास वहां पे आपने देखा होगा, अगर बुक में, ये टॉपिक मैंने वीडियो में कवर नहीं किया था, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, दो तरह के रेनबो फॉर्म होते हैं। प्राइमरी रेनबो थोड़े लोअर ऑल्टीट्यूड पे फॉर्म होता है, इसमें एक TIR और एक ही रिफ्लेक्शन, एक TIR और दो रिफ्लेक्शंस होंगी। ये रे ऑफ लाइट यहां से आई, एक बार रिफ्लेक्ट हुई अंदर गई, एक बार TIR सफर करेगी और बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो यहां बनेगा प्राइमरी रेनबो। और ऊपर कुछ ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे यहां बनता है सेकेंडरी, इसमें दो बार रिफ्लेक्शंस होती हैं और दो बार TIRs होती हैं। इसके बाद ये रे वापस यहां आती है, तो यहां बनता है सेकेंडरी रेनबो। लेकिन हमें रेनबो सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में दिखता है क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, इसके नीचे का पार्ट हमें नहीं दिख सकता। लेकिन जो एयरप्लेन में होगा आदमी, उसको सेम पोजीशन पे तो नहीं दिखेगा जहां हमें दिख रहा है, अलग ऑल्टीट्यूड पे दिखेगा, लेकिन उसको फुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे। प्राइमरी रेनबो भी दिखेगा और सेकेंडरी भी। रेनबो वाले टॉपिक को एक क्विक रिवीजन दीजिए, अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। और उसमें यह ध्यान रखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के एक्सट्रीम कलर्स कितना एंगल्स लाइन ऑफ साइट पे। ठीक है, नेक्स्ट, द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय आयनोस्फेयर। तो बेटा कम्युनिकेशन में एक तरीका हमारे पास ये होता है जिसको हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर में आयनोस्फेयर है, हम यहाँ से अर्थ के सरफेस के ऊपर से किसी एक ट्रांसमिटिंग टावर से एक सिग्नल वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, आयनोस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट करता है वापस ग्राउंड पे दूसरे रिसीविंग स्टेशन की ओर। तो ये जो आयनोस्फेयर है, ये जो आयनोस्फेयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्शन किस नेचर की रिफ्लेक्शन है? तो बेटा जैसे विजिबल लाइट में आपने TIR पढ़ा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन इज सिमिलर टू, बिल्कुल ठीक है, ये लाइट इन एयर ड्यूरिंग मिराज, ये फिनोमिना ही TIR वाला है। जैसे TIR में डेंसर से रेयर में जा रही होती है रे, बेंड होती होती एक स्टेज आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो TIR हो जाता है। सेम इज द केस इन आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, बट रेडियो वेव्स की TIR हो रही है। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12, ये NCERT एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स डेवलप्ड इन लैबोरेटरीज व्हिच हैव नेगेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अ रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर मीडियम 1 इनटू सच अ मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है शैल फॉलो अ पाथ गिवन बाय। ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं और लॉजिक भी समझाता हूं, इसका ये आंसर आएगा। अगर तो ये हो तो बेटा ये तो TIR का केस हो गया। तो और ये वाला देखोगे यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग हो रही है, जबकि एयर से डेंसर मीडियम में जाने पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होनी चाहिए। डी पार्ट में एक्जेक्टली टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, नहीं। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा ये आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्यों? वैसे भी देख लीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसका मतलब क्या हुआ, साइन आर जो है दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। अच्छा, अगर म्यू नेगेटिव है, आई तो एक्यूट एंगल है, साइन आई पॉजिटिव है, बट अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू नेगेटिव, ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव आएगी।
और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आर इस साइड को मेजर होना चाहिए था, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ आर है, उसकी जगह ये नेगेटिव आर आएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास है, हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, अ पिन इज प्लेस्ड मिडवे ऑन द फेस ए बी व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फेस ए डी। एक्चुअली बेटा डायग्राम में शायद थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, यहाँ तो फेस ए डी की जगह बी डी ले लो, तो या फिर ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी हो जाना चाहिए। किसी एक फेस से, बीसी साइड वाले किसी एक फेस से व्यू करो तो क्या होगा, पिन शेल अपीयर टू बी नियर ए, कैसा होना चाहिए, नियर डी होना चाहिए, एट द सेंटर ऑफ या नॉट बी सीन एट ऑल। तो बेटा इसमें एक तो पिन विल अपीयर टू बी नियर ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा नॉट बी सीन एट ऑल, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो दिखेगी तो ए के करीब दिखेगी, या ये भी हो सकता है दिखे ही ना। किस बेसिस पे ऐसा कह रहा हूं, मान लीजिए आप यहां पे कोई ह्यूमन ऑब्जर्वर यहां से देखने की कोशिश कर, तो जो भी रे इस साइड आ रही होगी, पहले तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। जब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो आपको स्ट्रेट लाइन में ये इधर दिखेगा, ये सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की ओर दिख रहा है इधर, तो नियर टू ए हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बना तो ये रे टी आई आर सफर कर सकती है। तो बेसिकली ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। तो इसमें दो करेक्ट ऑप्शंस है, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन डी भी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ nature production and propagation of light is known as, बेटा सिंपल, ऑप्टिक्स, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई स्फेरिकल मिरर है बेटा, तो ये जो इसका इफेक्टिव डायमीटर है इसको हम बोलते हैं अपर्चर, याद है आपको। अब वैसे ही ये जो, अगर ये एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे कहीं पे, इसका अपर्चर, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर या फिर एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से पास करने वाला एक वर्टिकल प्लेन, सपोज ये फोकस है, तो यहां से पास करने वाला एक वर्टिकल प्लेन जो फोकस से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन, इसको नाम देंगे हम फोकल प्लेन, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 17, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस। तो बेटा बाइकॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग, कब, जब एयर में रखते हैं, लेंस का मीडियम डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। लेकिन अगर लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है ऐसे मीडियम के अंदर रखा जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो अब लेंस रेयरर नहीं है, डेंसर ना होके ये रेयरर मीडियम से बना हुआ है, तो इसका बिहेवियर भी उल्टा हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग की बजाय एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। तो अगर ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, जिसका म्यू जो है इसको कुछ भी नाम दे दो, म्यू 2 म्यू 1, तो ये 1.25 है, इसको एक ऐसे लिक्विड के अंदर रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा, सपोज यहाँ पर एक लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दैट इज 1.33, तो सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो गया ना, तो इसका बिहेवियर भी उल्टा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट अब क्या होगा, इसके ऊपर अगर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होगी तो ये कन्वर्ज होने की बजाय ये डाइवर्ज होगी, ये एज ए डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अब आप इसमें चाहें तो लेंस मेकर फॉर्मूला दे सकते हैं बेटा, आप जानते हैं 1 फोकल लेंथ इन एयर शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो म्यू की वैल्यू अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1.25 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। वैसे 1 फोकल लेंथ इन दैट मीडियम दैट इज इक्वल टू, अब हो जाएगा 1.25 अपॉन 1.33 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आप डिवाइड करके देखें तो ये फैक्टर कैंसल आउट हो गया, फोकल लेंथ इन दैट मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, ये आ जाएगा बेटा 0.25 अपॉन 1.25 माइनस
1.33 अपॉन 1.33, तो ये हो जाएगा माइनस 0.08 अपॉन 1.3, तो हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, 1.33 को। सो फोकल लेंथ इन एयर तो पॉजिटिव थी, दैट मीन्स फोकल लेंथ इन मीडियम इज नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब अब ये कन्वर्जिंग ना होकर ये डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ग्लॉस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 डिसअपीयर्स व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अगेन लेंस तभी डिसअपीयर होगा जब सराउंडिंग लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो ये भी कितना होना चाहिए, 1.45। Question number 19. Under what conditions does a biconvex lens of glass having a certain refractive index act as a plain glass sheet? ये अगेन सेम जो मैंने पहले कहा था, जब इस बायकॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग मीडियम का, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम होंगे तो लेंस विल डिसअपीयर। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टारलाइट ड्यू टू? दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और आप जानते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स की डेंसिटी लगातार बदलती रहती है, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे अलग अलग है, इसकी वजह से ये ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। वो बार बार बेंड होती है रे अलग अलग डायरेक्शंस में, दैट इज वाई, क्योंकि अगर तो रिजिड मीडियम होता ग्लास की तरह तो एक ही डायरेक्शन में बेंड होती, बट ये अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी, एज अ रिजल्ट ये ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। Watching the sunset on a beach, one can see the sun for several minutes after it has actually set. Explain. ये भी बेटा मैं अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियोस सारे देखे हैं। At the time of sunrise and sunset, sun appears to be at higher position than its actual position. मान लीजिए ये सन यहाँ पे है, वेदर आप सनराइज देख लें या सनसेट देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स, हालांकि नीचे की लेयर ज़्यादा डेंस है, कोई भी रे ऑफ लाइट चलेगी जब रेयर से डेंसर में जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते करते, यहाँ जैसे ही किसी ऑब्जर्वर की आंख में आई तो ऑब्जर्वर को सन तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में। बताया था ना ब्रेन कैसे परसीव करता है इमेजेस को, तो ये इसको एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन पर दिख रहा है बिकॉज ऑफ अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस में मैंने बताया था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 22, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। रे 1 के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है μ1 दैट इज 1.35 और μ2 दैट इज 1.45। ये √2 से बड़ा है और ये √2 से छोटा है। अगर म्यू √2 के इक्वल हो तो C जो कि साइन इनवर्स 1/μ होगा, वो साइन इनवर्स 1/√2 के इक्वल होगा, मतलब वो 45 डिग्री होगा। लेकिन अगर म्यू √2 से बड़ा है तो 1/μ 1/√2 से छोटा होगा, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 डिग्री से छोटा होगा। तो इसके लिए, इस रे के लिए, रे 2 के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री से कम है। तो हेयर एंगल I इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दिस रे विल सफर TIR। और जो रे 1 है इसका म्यू जो है बेटा वो √2 से छोटा है। अगर म्यू √2 से छोटा हो, 1.414 से छोटा है, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो 1/sin इनवर्स 1/√2 से बड़ा होगा। बिकॉज अगर म्यू छोटा है तो 1/μ, इफ म्यू इज लेस देन √2, 1/μ इज ग्रेटर देन 1/√2, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/μ जो है वो ग्रेटर देन होगा साइन इनवर्स 1/√2 से, मतलब इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो 45 से बड़ी होगी। तो I यहाँ पे भी 45 डिग्री है बट इट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, सो दिस रे विल नॉट सफर TIR, ये एमर्ज आउट होगी, ये सिंपली रिफ्रैक्ट होगी। तो ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कहा था बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑब्जेक्ट AB is kept in front of a concave mirror as shown in the figure. Complete the ray diagram showing the image formation of the object. How will the position and intensity of the image be affected if the lower half of the mirror's reflecting surface is painted black? पहले सेकंड पार्ट को आंसर कर लेते हैं। तो अगर लोअर पार्ट को हम आधा पेंट कर दें ब्लैक, इसको कवर कर दें, तो क्या होगा? क्या इमेज आधी बनेगी? नहीं, इमेज तो पूरी बनेगी, सिर्फ इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी इमेज की, क्योंकि आधी रेस को हमने ब्लॉक कर दिया। अच्छा,
अब आगे बारी इसकी रे डायग्राम की। तो इसकी रे डायग्राम कैसे बनाई जाएगी बेटा, हम पॉइंट ए से कम 2 रेज लेकर चलेंगे, आपको याद होगा। जहां वो मीट करेंगे वो पॉइंट ए का कॉन्जुगेट होगा। एक रे में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आया, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास कर गई, इस तरह से गई, ठीक है। दूसरी अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते तो स्ट्रेट और अनडेविएटेड जाती। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरी रे को फोकस में से पास करवाइए, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, तो ये जहां कहीं जाकर मीट करेंगी वहां इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट ए डैश होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये पॉइंट बी डैश आ जाएगा। तो इस तरह से आप रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट विच इज डेविएटेड मोर बाय अ प्रिज्म। सो ब्लू इज डेविएटेड मोर, कैसे, हम जानते हैं wavelength for blue color is wavelength for blue color is smaller than wavelength for red color. Therefore, refractive index for blue color of the same prism should be greater than the refractive index for red color. इसके लिए आप रेफरेंस दे सकते हैं कॉचीज रिलेशन का, a + b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दिस इज कॉचीज रिलेशन। इस रिलेशन से हमें पता चला जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है उसकी बेंडिंग कम है। बट यहाँ रेड के लिए बेंडिंग कम होगी और ब्लू के लिए ज़्यादा होगी। मीन्स डेल्टा फॉर ब्लू कलर, एंगुलर डेविएशन फॉर ब्लू कलर इज ग्रेटर देन एंगुलर डेविएशन फॉर रेड कलर। इसके लिए रेफरेंस आप दे सकते हैं थिन प्रिज्म फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। नो डाउट ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म्स के लिए है, बट यहाँ पे थिक प्रिज्म में अगर आप डेल्टा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वैल्यू में थोड़ी डेविएशन आएगी, मगर ये थोड़ी है कि थिन प्रिज्म में अगर ब्लू ज्यादा डेविएट होगा तो थिक में भी ज्यादा तो ब्लू ही डेविएट होगा ना। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। इसका आगे, गिव द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो यहां पे बेटा इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम भी प्रिज्म फॉर्मूला ही है, अगर आपको याद हो प्रिज्म फॉर्मूला। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे कोट करना है। उसके बाद अ वाटर टैंकर अपीयर्स शैलोअर दैट इज लेस डीपर देन व्हाट इट एक्चुअली इज, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। तो बेटा यहाँ पे आपको डिराइव करनी है एक्सप्रेशन, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन यहाँ पे आपको करनी है, जिसमें म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, म्यू इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको यहाँ पे करनी है, दैट इज d अपॉन d डैश, राइट बेटा। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिए, अगर किसी में प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए। तो अभी फिलहाल मैंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दिए हैं, बाकी ये ज़्यादातर डेरिवेशंस हैं, रे डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब चीज़ें मैं वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेंड कीजिए। तो वरना हम नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।